लाहौर की एक फुटेज भी बड़ी वायरल हो रही थी, बहुत बात मैंने हो रही कल थी, बड़े इन्हेमाक से देखी है और मैंने 2-3 दफा देखी है। कल से मैंने देख रहा हूँ ये। तो आज फिर बता देते हैं ना कि एक्चुअली हो क्या रहा था। देर यू गो, पहले तो ये दूध दही की दुकान, डेयरी की दुकान, हाँ। और इस पे कुछ लोगों ने डकैती की कोशिश की, जो कि सबसे पहले हम बता दें आपको कि ये पुलिस के जवानों ने वारदात सिर्फ नाकाम बनाई है, बल्कि एक डाकू हलाक और 3 को गिरफ्तार किया गया है। जिस तरह ये सारी कार्रवाई मुकम्मल हुई है, पुलिस को शाबाश देना बनती है। 2 दिन पुराना ये वाक़या जौहर टाउन का इलाका, डेयरी शॉप है, सीसीटीवी वीडियो है, ये पूरा मंजर इसमें देखा जा सकता है। 4 डाकू हेलमेट पहने, बाजू ने ग्लव्स पहने हुए थे, तकरीबन सबके हाथ में असलहा था। दाखिल हुए, दुकान के अमले को यरगमाल बनाकर रकम लूटते रहे और इसी दौरान पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अभी अंदर नहीं आई थी, यू नो, दे वर ऑब्जर्विंग, वो बाहर थे सारे, ठीक है, दे न्यू व्हाट वाज गोइंग ऑन। गार्ड्स भी थे। फिर जैसे ही इन डाकुओं ने बाहर निकलने की कोशिश की, वहां से पुलिस ने फायरिंग शुरू की। अच्छा, और फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो ऑलरेडी इनके इंतजार में बाहर पुलिस जो थी वो ऑब्जर्व कर रही थी, तो फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया। और फिर जब क्या हुआ, फिर 3 ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने खुद ही अपनी गिरफ्तारी दे दी कि भाई हमें ना मारना, एक्चुअली अपनी तो जान तो बचाए ना, तो ये तो करना ही चाहिए, बट ऑब्वियसली दे प्रेफर। और इसी मुठभेड़ में, इसी क्रॉस फायरिंग में एक गार्ड जो मौजूद था, हाँ, जिसके शोल्डर पे गोली लगी हुई थी, डेस्क आप देख रहे होंगे, इधर से दिखाता हूँ मैं आपको, हाँ, वो बिल्कुल इस डेस्क के पीछे जो है वो छुप के बैठा हुआ है, लेकिन खून में लथपथ है उसके बाद वो, लेकिन उसके बावजूद बड़ी हिम्मत, मैं कह रहा था कि बाय द एंड ऑफ द सीन, जब ये ड्रॉप सीन होता है और पुलिस आती है और ये डाकू पकड़े जाते हैं, तो वो अपने एक हाथ को कंधे पे रखते, दूसरे से मुक्के मार रहे हैं डाकुओं को। सोचें ज़रा कि उस वक्त वो एक गुस्सा, एनर्जी, मतलब एक स्पर्ट ऑफ एनर्जी, नॉट एनर्जी, वो आई होगी कि इसको तो ख़त्म कर दो। खैर, एक तो ख़त्म हो ही गया, लेकिन ये सारी वारदात थी। फुटेज बहुत ही इसकी जो वायरल हो रही थी और लोगों को एक्चुअली इनिशियली कंफ्यूजन थी, समझ नहीं आ रही थी कि ये कहाँ की है। बिल्कुल फिल्मी सीन है, ऐसा लग रहा था वो फिल्म शूट हो रही है, तो इट हैड टू बी टोल्ड कि क्या हुआ है। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। अजीब लगती है ना बात कि मतलब रमज़ान का महीना है। खैर, हम तो आपको कराची के कितने किस्से सुना रहे हैं, ये लाहौर की भी बात है। हालांकि लाहौर में ऐसा वी कैन से कि पहले कभी सुनने में इस किस्म की चीज़ें नहीं आती थी, लेकिन अब लाहौर में भी बहुत वारदातें हो रही हैं। इस्लामाबाद में हो रही हैं, आपको पता है कि अब आप ये देखिए ना, ये यहाँ पे ये फ्रीजरों की आड़ में बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एवरीथिंग यू नो गोज इन वेन। और एक मारा जब जाता है तो फिर ये सारे अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते हैं। और ये जो आपको ये जो काउंटर के गिर्द नजर आ रहा है ना, ये ब्लैक एंड व्हाइट में, ये बेसिकली खून है उस सिक्योरिटी गार्ड का जिसके हाथ पे गोली लगी हुई है इसी क्रॉस फायरिंग में। यहाँ पे कंधे पे वो पकड़ के बैठा होता है। अब जो हलाक हो गया इनका साथी, इन डाकुओं का, इज इट इवन वर्थ इट? मतलब वो आपस में सोचते होंगे बैठ के या नहीं सोचते होंगे, आई डोंट नो हाउ दे थिंक, लेकिन क्या कि हम मतलब 2-4 वॉटएवर हज़ार रुपए, कुछ लाख उठाने गए होंगे। दूध की दुकान है वैसे तो, वैसे लाहौर इज नॉट नोन फॉर डेयरी शॉप्स। नहीं, डेयरी शॉप्स होती हैं। नहीं, डेयरी शॉप्स का जिस तरह मिल्क शॉप्स कराची में होती हैं अब्दुल्ला, मैंने उस तरह, अच्छा So yeah, anyway, let's move on. So ज़ाहिर है दूध दही तो सभी जगह कंज्यूम कर रहे हैं लोग। So बट येस, आई एम श्योर कि कोई चलती हुई दुकान होगी। ऐसे तो उन्होंने डाका मारा नहीं, 4 डाकू थे। आपको सेटअप से भी लग रहा है कि ठीक ठाक कोई रनिंग सेटअप है और लाखों रुपए भी अपेरेंटली गले में मौजूद हो सकते हैं, जिस पे इनकी नज़र थी। और फिर ये कोशिश पुलिस के जवानों ने एक और चीज़ हम आपको दिखाना चाहते हैं, पूरी डायरेक्टली तो टोटली नहीं दिखाएंगे, लेकिन पतंग की डोर कितनी ख़तरनाक होती है, ये भी एक वीडियो फुटेज जो है सामने आई है। ये बंदा मोटर बाइक पे जा रहा था और ऑल्दो ये आपको याद दिला दें, आपको पता है ना ये सारी चीज़ें बैन हो चुकी हैं। एक तो पतंगबाजी पे ही बैन है, उसके बाद डोर जिसको कांच के साथ उसको किया जाता है, ट्रीट किया जाता है ऑब्वियसली, ताकि पतंगबाजी में वो और ज़्यादा पतंगे जो हैं वो काट सके। लेकिन एक्चुअली जब उसको बना रहे होते हैं, उसको लंबा लंबा करके लगा दिया जाता है, एंड देन एक्सीडेंट्स लाइक दीज हैपन। दिस इज़ द वेरी रीज़न अब्दुल्ला कि ये बैन क्यों हुआ था। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। मतलब कभी कभी हमारा भी दिल चाहता है कि भाई ये फेस्टिविटी है, ये बसंत, ये हमारा त्यौहार है, मगर जब हम ये पहलू देखते हैं इसका, मेरा ख्याल है कि इसका और कोई हल नहीं है फ़िलहाल, जब तक कोई हल ईजाद नहीं कर लिया जाता। क्योंकि जो केमिकल डोरें बनाने वाले हैं वो अगर आज के ज़माने में, वो जो आज के ज़माने में अगर
नई बाजार है जब इस त्यौहार पे पाबंदी है और फिर भी इक्का दुक्का कभी ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं, तो जब आपको याद ये होता था तो फिर कितनी जाने जाया करती अच्छा, थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने इस पर सख्त नोटिस लिया है एंड शी हैज़ आस्क्ड फॉर अ रिपोर्ट कि फ़ौरन इस पर एक रिपोर्ट दें। जब चीज़ एक बैन हो चुकी है तो वो किस तरह वहाँ थी, और ऑब्वियसली ये नौजवान जो है अपनी जान से गया। ट्रेजेडी लगती है, मतलब ज़ाया लगती है उसके बाद कि ये क्या हुआ है। अच्छा, अभी मतलब अल्फाज कम पड़ जाते हैं इस किस्म के लिए बताने के लिए कि मतलब मोटरसाइकिल पे जा रहा है इंसान अपने काम से अपने घर जा रहा है, और अपनी तरफ से तो वो बड़ा सिक्योर होगा ना कि गाड़ी ट्रक कुछ नहीं है, और बस डोर आती है गले में फिरती है एंड देन मोर। इसीलिए आपने देखा है कि पंजाब में और बहुत सी जगह लोगों ने मोटर बाइक के आगे को वायर सी ऐसे करके लगाई होती है। हेलमेट, हाँ, वो जब बसंत होती थी, अब तो होती ही नहीं ना। अभी तो नहीं हो रही ना बसंत, हाँ। फिर भी ये हुआ है बेसिकली होने को, हाँ। तो कुछ भी हो सकता है। वैसे फिर भी मुझे लगता है कि अगर हेलमेट पहनी हुई थी इस नौजवान ने, आई डोंट थिंक सो पहनी हुई थी, सो हेलमेट अगर होती है तो शायद कोई राह निकल पाती सेफ्टी की। सो या हेलमेट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, हेलमेट नहीं पहनी हुई इसने, और माशाल्लाह जितने लोग गुजर रहे हैं किसी ने हेलमेट नहीं पहनी हुई। सबसे पहले तो ये तो जहां वज़ीर आला पंजाब साहिबा ने नोटिस लिया है, मतलब ये फैसलाबाद की कोई अच्छी नोन टू बी प्रीटी स्ट्रिक्ट अबाउट, ये फैसलाबाद है। सो ये जितने लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, मैंने तो किसी के सर पे हेलमेट नहीं देखी, शायद एक दो होंगे। मतलब व्हाट इज़ गोइंग ऑन? अब तो ये लाहौर क्या, कराची में भी हेलमेट के मामले पे रिस्ट्रिक्शन है, स्ट्रिक्टनेस है। एंड कैन आई जस्ट पॉइंट आउट कि क्या अभी भी किसी को बताने की ज़रूरत है कि खुदा के लिए आप हेलमेट पहने? मतलब खुद नहीं आपको एक ये मोटर बाइक पे चलाना और ये ट्रक और बहुत से और व्हीकल्स वगैरह अपनी स्पीडों पे जा रहे होते हैं, ये बहुत डेंजरस है। तो अच्छा, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। आप हमारे हक में अगर बात नहीं करेंगे तो उसका मतलब है कि आप हमारे मुखालिफ हैं। ये है वो वतीरा जो हमें सोशल मीडिया पर पीटीआई कारकुनों की तरफ से देखने को मिल रहा है। पहले इमरान खान के खिलाफ कुछ कहने पर लोगों की शामत आ जाती थी, और अब लोगों को उनके हक में कुछ ना कहने की सजा भी मिल रही है, यानी शामत ऐसी वैसी। और फिर पता है क्या, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो तो बताएंगी ही आप, लेकिन एक और मैं साथ में इजाफा करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स वगैरह सोशल मीडिया पे बड़े सरगर्म हैं, उन्होंने इनके बानी चेयरमैन और पीटीआई पे तनकीद को कौम पे तनकीद के साथ नत्थी कर दिया है कि अगर आप इनके खिलाफ कुछ कह रहे हैं तो आप पूरी पाकिस्तानी कौम के जज्बात मजरू कर रहे हैं। So ये कब आप लोगों ने तय किया कि ही इज द सोल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नेशन? देखिए बेसिकली अब तो आप कुछ कहें या ना कहें, अब खामोशी भी जुर्म है, ये कहने का मतलब है। चाहे वो कोई सहाफ़ी हो, दानिश्वर हो या वर्ल्ड कप फातिह लेजेंड, आजकल पीटीआई यूट्यूबर्स और कारकुन हाथ धोकर शाहिद आफरीदी के पीछे पड़े हुए हैं और उनके नाम से मुसलसल जाली पोस्ट जो हैं वो फैलाई जा रही हैं। यानी उन्हें ऐसी बातों पर बुरा भला कहा जा रहा है जो उन्होंने की ही नहीं। कितनी अजीब सी बात है ना कि आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़े उस बात पे जो बात आपने नहीं की। वजाहतों पर भी जब ज़बानें बंद ना हुई तो शाहिद आफरीदी को कहना पड़ा कि सहाफ़ी और ट्रोल में फ़र्क होता है। बूम बूम आफरीदी से मंसूब एक फ़र्जी बयान जो एक्स पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, वो ये है, मफ़हूम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस किरदारों को निशाने इबरत बना दो, चाहे कप्तान हो या पूरी टीम। ऐसा कोई बयान शाहिद आफरीदी ने नहीं दिया था। शाहिद आफरीदी ने वजाहत करते हुए ये कहा है कि बार बार मेरे नाम से जाली पोस्टें लगाने वालों से इल्तिमास है कि अपनी तवानाइयाँ किसी मुस्बत काम में सर्फ करें। ये तक लिखा कि मुझे अगर कोई बात करने की ज़रूरत हुई तो उसके लिए मेरा मीडिया और मेरा एक्स हैंडल मौजूद है, मगर फिर भी लोग ऑब्वियसली बाज नहीं आते। पिछले दिनों झूठी खबरें फैलाने वालों ने अनवर मकसूद का भी आपको याद है ना, नाक में दम कर रखा था। वो बेचारे वीडियो बयान देने पर भी मजबूर हुए थे और शाहिद भाई ने भी यहाँ पे एक्स पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। अनवर साहब ने क्या कहा था, ज़रा याद कराते हैं आपको। और ये फ़ोन है मेरे पास, इसमें कैमरा भी नहीं है, तो कहाँ से मैं ट्वीट करूँगा? मेरे 42 अकाउंट चल रहे हैं मेरी तस्वीर के साथ, जो कि जाली है। मैंने सबसे कहा, FIA वालों से कहा, पुलिस वालों से कहा कि भाई इनको बंद करवा दें, उनका हम नहीं कर सकते। पर शाहिद आफरीदी के साथ जो भी हो रहा है, PTI के हमायती यूट्यूबर्स और कारकुन इस बात पर शाहिद आफरीदी को आड़े हाथों ले रहे हैं। इस पर वो भी अब ज़रा
रिएक्ट करते हुए या एटलीस्ट जवाब देते हुए नज़र आते हैं, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ अ लिमिट। और साथ ही साथ शाहिद आफरीदी ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद क्यों दी, इसकी भी आग लगी हुई है। बेसिकली मुबारकबाद क्यों दी? हाँ, ये साड़ है। हाँ, इसको आई एम सॉरी साड़ी कहते हैं, और क्या होगा। आफरीदी ने इसका भी जवाब देते हुए कहा कि मुल्क का जो भी सरबराह हो वो काबिल एहतराम तो है, और मैंने कभी इमरान खान की ज़ात पर तनकीद नहीं की, लेकिन उनकी पॉलिसी या सोच से इख्तलाफ का मुझे हक हासिल है, और हमें एक दूसरे से इख्तलाफ को नफ़रत में तब्दील नहीं करना चाहिए। काश ये लेसन जो है ना, ये लिटरली स्कूलों में और किताबों में और पब्लिक सर्विस मैसेजेस में दिया गया होता, बिकॉज लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही, बिल्कुल समझ नहीं आ रही। शाहिद आफरीदी तो किसी सियासी जमात के कारकुन नहीं है ना। एक इलेक्टोरल प्रोसेस के बाद एक वज़ीर आज़म अपने ओहदे का हलफ ले चुके हैं, और शाहिद आफरीदी बीइंग अ सेलिब्रिटी, बीइंग अ फॉर्मर क्रिकेटर एंड बीइंग अ स्टार, कोई भी वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठेगा, अगर उन्होंने किसी को भी मुबारकबाद देंगे तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो दूसरे के मुखालिफ हैं। ये अपने तय अज्यूम कर लेना कि भाई फलां को मुबारकबाद ना दो, वो इसका हकदार नहीं है, या हमारे हक में बात करो, ये कैसे आप लोग खुद से और उसके बाद डिराइव करते हैं और फिर उस बंदे को कैंसिल कर देते हैं। वो तो कैंसिल तो खैर पहले ही हो चुके होते हैं, लेकिन कहने का मतलब है वो एक ट्वीट, जाली ट्वीट को आपने इस तरह करके पकड़ लिया, और उसके बाद खुद शाहिद आफरीदी आके आपके मुंह पे अगर कहे ना कि भाई ये मैं नहीं हूँ, मैंने नहीं किया, लेकिन हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा जो मौक़िफ़ है उसको वो आपकी जाली स्वीट ज़्यादा अच्छा सर्व कर रही है, तो वी विल स्टिक टू दैट। बेशक आप खुद आगे खड़े होकर सामने कह दें कि जी मैंने तो ये कहा ही नहीं था। सो यू कांट, एक वो कल्ट मेंटेलिटी आई एम सॉरी आ जाती है, उसमें फिर आप जितनी दलीलें दे दें, अगले ने नहीं मानना तो नहीं मानना। मज़हर बात साहब से भी पूछ लेते हैं कि क्या हो रहा है। मज़हर साहब, मतलब खामोशी इज़ अ क्राइम, मतलब ये पूछने की, क्योंकि बहुत हम शायद आफरीदी वाले केस को भी आउट कर देते हैं, लेकिन अगर कोई ओपिनियन नहीं देना चाहते, पॉलिटिकल पर्सन नहीं है, ना हम तुम्हारे हक में है ना तुम्हारे खिलाफ है, हम खामोश रहेंगे, न्यूट्रल है, वो भी एक अब जुर्म बन चुका है। वो एक शेर है ना, तुम मेरे हक में बोलते भी नहीं, आबले पड़ गए ज़बान में क्या। तो ये यहाँ मसला, और ये जैसे अनवर मकसूद साहब का भी आपने सुनाया, तो अनवर मकसूद साहब ने जब ये चला था उसके नेक्स्ट डे मुझे फ़ोन करके कहा अनवर साहब ने कि यार ये क्या हो रहा है। मैंने कहा अनवर भाई आप बताएं मैं क्या कर सकता हूँ। और जाहिर है उसका फिर डिनाइल आया और चला। लेकिन ये चीज़ जैसे शाहिद आफरीदी वाला खेल है, ये ख़तरनाक है, और ख़तरनाक इसलिए है कि जब एक चीज़ चल पड़ती है और एक परसेप्शन डेवलप हो जाता है, तो उसमें ख़तरनाक ये कि कोई भी किसी का फॉलोअर किसी भी अंदाज में रिएक्ट कर सकता है। वो शायद इसलिए उस पर जाए नहीं कि भाई शाहिद आफरीदी ने इसको डिनाई कर दिया या फलां ने डिनाई कर दिया, वो वायलेंटली रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि उसके पास डिनायल तो नहीं पहुंचेगा। हाँ, वायलेंटली रिएक्ट कर सकता है, इसलिए ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अब इसमें एक तो ये कि अगर पीटीआई के लोग पीछे पड़े हुए हैं, तो पीटीआई की ऑफिशियली पीटीआई को कैटेगोरिकली इस चीज़ को वो करना चाहिए, डिसोन करना चाहिए। वैसे यू थिंक कि वो करेंगे? नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, कोई भी पार्टी हो, हाँ। अगर वो ये देख रहे हैं कि उनकी पार्टी के लोग इस ट्रेंड को फॉलो वो कर रहे हैं, चला रहे हैं, और इससे किसी की जान को ख़तरा हो सकता है, तो वो उनकी फिर जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि इस तरह के ज़ाहिर शाहिद आफरीदी इज़ अ नोन फिगर हैं, और कहीं फ़र्ज़ करें वो जब ये चल रहा हो और वो किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात सुने मज़हर साहब, जब ये आज की सोच तो नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये सोच बड़े अरसे से है कि उनकी जमात और उनके लीडर ये तनकीद से मुबर्रा हैं। इनको तनकीद अगर आपने कर दी तो आप पाकिस्तान मुखालिफ भी हैं, आप कौम के मुजरिम भी हैं, ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये फिनोमेना एक दिन में डेवलप नहीं होता, ये बड़े अरसे इसकी परवरिश हुई है, परवान चढ़ाया गया है, बट इट इज़ नाउ देयर। ये कितना ख़तरनाक नहीं, वो मैं वही तो बात कह रहा हूँ, मैं तो किसी इसकी पार्टी और उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन तहरीक इंसाफ को इस मामले को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। क्योंकि देखें अभी जो उन्होंने 2 वेल नोन ब्लॉगर्स थे बैरून मुल्क, जिनके बारे में उनको अल्टीमेटली पब्लिकली आके ये कहना पड़ा कि इनका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है इनको। तो इसी तरह अब जैसे ये जो चल रहा है, इस चीज़ को पीटीआई को रिपीटेडली कहना पड़ेगा, कहना चाहिए उनको, इसलिए कि शाहिद आफरीदी इज़ अ नेशनल हीरो, वो और किसी भी फॉर दैट मैटर अनवर मकसूद के बारे में भी एक जर्नलिस्ट ने चला दिया,
अब वो जर्नलिस्ट उनकी जो माजी में भी वो कंट्रोवर्शियल रहे हैं, लेकिन जब एक शख्स खुद आके पब्लिकली ये कह दे कि भाई ये मेरा नहीं है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, उस चैप्टर को वहीं क्लोज हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कोई इसका मतलब ये कि कोई भी वेस्टेड इंटरेस्ट जो शाहिद आफरीदी की रेपुटेशन को ख़राब करना चाहते हैं, शाहिद आफरीदी को साहब ये जो जर्नलिस्ट आप कह रहे हैं ना, अनवर साहब का भी सारा जर्नलिस्ट की तरफ से शोषा छोड़ा गया था, यहाँ भी जर्नलिस्ट मैदान में कूदते हैं और वो व्यूज़ का चक्कर है, रीट्वीट्स का चक्कर है, और वही 2-4 जर्नलिस्ट हैं जो बड़े प्रोमिनेंट हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अनऑफिशियल स्पोक्सपर्सन हैं। आपने तो जर्नलिस्ट टर्म यूज़ किया, लेकिन अगर कोई शख्स जो कि वैसे बाय प्रोफेशन जर्नलिस्ट है इस किस्म की हरकतें करना स्टार्ट हो जाए तो वो जर्नलिस्ट तो ना रहा ना। फिर देखिए जर्नलिस्ट की तो फिर वो आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैं उसके अगर वो कहीं किसी मीडिया में बैठ के काम कर रहा है, कहीं वो जर्नलिस्टिक वर्क कर रहा है और ये उसका एक अलग वो मसला है, तो मैं कौन होता हूँ उसको जर्नलिस्ट प्रोफेशन से निकालने वाला। हाँ, अगर आप कोई we don't have that authority or we but how there is a definition of journalism as well. डेफिनेशन तो बहुत ही वास्ट डेफिनेशन है, लेकिन मतलब बहुत से लोग मैंने देखा है मुशर्रफ के पीरियड में भी बहुत से लोग बहुत ज़्यादा आगे जाके बात कर रहे होते थे, लेकिन वो एक चैनल में बैठे होते थे, एक चैनल के प्रोग्राम करते थे, उधर रिपोर्टिंग करते थे, तो आप उसको उस जर्नलिस्टिक डेफिनेशन से तो नहीं निकाल सकते। उनसे इख्तलाफ कर सकता हूँ मैं, उनसे ये कह सकता हूँ कि यू आर बायस्ड, उनसे मैं ये कह सकता हूँ कि आप जो है बहुत ज़्यादा जानिबदार हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा पर्सनल हो रहे हैं, ये सारी बातें मैं कर सकता हूँ। अच्छा, मैं उससे ये नहीं कह सकता कि आप जर्नलिस्ट किसी भी नहीं हैं। सियासी लीडर पे तनकीद, किसी भी सियासी जमात पे, क्योंकि अब ये उस स्टेज पे आ गए हैं कि देयर इज नो पॉइंट आप क्रिटिसाइज करें। आप क्रिटिसाइज करेंगे तो फिर हम एक ही सियासी जमात की बात करेंगे। देखिए इसका सबसे बेहतर तरीका यही है, और अभी जस्टिस बाबर सत्तार साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक उनके पास पिटीशन है ऑडियो वीडियो लीक्स के हवाले से, उसमें मैंने भी उन्होंने ही रिक्वेस्टेड मी, तो मैंने भी उसमें अपना इनपुट दिया है कि देखिए कोई भी चीज़ हम किसी को चीज़ को करेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मुझे 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि उसकी वेरिफिकेशन, उसकी ऑथेंटिसिटी और वेदर इट इज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट और नॉट। क्योंकि कोई चीज़ अगर फ़र्ज़ करें सही भी है लेकिन उसको चैनल पे देने से पब्लिक अनरेस्ट पैदा हो सकता है, कम्युनल राइट्स हो सकते हैं, तो मुझे वो नहीं देना चाहिए, या इस तरीके से देना चाहिए कि उससे वो तासुर ना बने। हमारे यहाँ होता ये है कि हम चीज़ों में अब यही है, अब देखें जब आप इसको डिस्कस कर रहे हैं ना शाहिद आफरीदी को, तो यू आर एक्चुअली उस पूरे प्रोपेगेंडे का हम हिस्सा बन रहे हैं, चाहे हम उसको खिलाफ ही बात कर रहे हों, लेकिन उनका वो पर्पस सर्व हो रहा है क्योंकि हम उस डिबेट में चले गए हैं, इग्नोर नहीं कर रहे उस चीज़ को हम। अब जब हम डिबेट में चले जाते हैं तो जिन लोगों ने ये किया है उनका पर्पस सर्व हो जाता है। इसमें बात हो रही है, मेरा ये इसमें मौक़िफ़ है कि अगर इस पे बात ना हो और उनको किसी को भी ना रियलाइज कराया जाए तो फिर शय देने वाली बात होती है, और फिर शय दे के ही मामला यहाँ तक पहुंचे। अब्दुल्ला, मसला ये है कि शाहिद आफरीदी ने आके पब्लिकली एक चीज़ कह दी ना, अगर उसके बावजूद भी वो बाज नहीं आ रहे तो क्या मेरे और आपके कहने से वो बाज आएंगे? नहीं, वो तो किसी के कहने से बाज नहीं आएंगे ना। कभी भी फिर जब हम उसको नेशनल पब्लिक जो है स्पेस दे रहे हैं, हम उसको टाइम दे रहे हैं, हम उस ट्वीट को हम टाइम दे रहे हैं, जो कि जिसके बारे में शाहिद आफरीदी ये कह रहा है कि ये बिल्कुल मेरी बात नहीं है, मैंने नहीं कहा, उसने वीडियो उसमें भी आके कह दिया, वैसे भी वो बात कह रहा है। अब जिस तरह अनवर मकसूद साहब ने आके कह दिया एक मरतबा, उसके बाद हम क्योंकि हम उसको दिखाते हैं, क्योंकि हम उसको दिखाते हैं ना, तो उनका पर्पस सर्व हो जाता है। जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, जो एक मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, एक शख्स की रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए कर रहे हैं किसी, तो मेरा ख्याल है इस सिलसिले में हमें ज़रूर सोचना चाहिए। और जितने भी मीडिया स्टेक होल्डर्स हैं, वेदर ओनर हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, जर्नलिस्ट यूनियंस हैं, इनको बैठ के कोई ना कोई जर्नलिस्ट की डेफिनेशन तो उन्होंने किसी हद तक वो की है, लेकिन इस चीज़ को रोका कैसे जा सकता है, इन चीज़ों को रेगुलेट कैसे किया जा सकता है, वो कौन से कवानीन है जो यहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि फिर एंड में होता ये है कि फिर प्लेटफॉर्म बैन हो जाते हैं, प्लेटफॉर्म को बैन कर देते हैं, हालांकि दैट इज नो वे टू डील विद इट एट ऑल। गवर्नमेंट का तो इसमें कोई अमल दखल होना ही नहीं चाहिए। गवर्नमेंट को तो जब भी उन्होंने रेगुलेशन दिए, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं, पाबंदियां लगाई। अच्छा जी, ब्रेक ले रहे हैं।
अच्छा जी, इससे पहले हमने आपको बताया था कि इमाद वसीम ने रिटायरमेंट वापस लेकर ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि अब वर्ल्ड कप स्क्वाड में उनकी शमूलियत मतलब कंफर्म ही समझें आप, क्या ख्याल है? कंफर्म ही हो गया ऑब्वियसली, इसीलिए की है। इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की जीत या हार रवायती तौर पर बॉलर्स की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। गुज़िश्ता साल आपको याद दिला दें, एशिया कप के बाद से नसीम शाह इंजर्ड ही रहे हैं। शाहीन और शादाब आउट ऑफ फॉर्म थे। नतीजा क्या निकला? हम हर मैदान और हर फॉर्मेट में हारते चले जा रहे हैं। थैंक यू, यही आपने याद दिलाना था हमें। अब T20 वर्ल्ड कप के लिए वो बॉलर्स चाहिए जिनकी हालिया फॉर्म जो है वो बिल्कुल ही ट्राइड एंड टेस्टेड हो, जो कि अभी हमने कर लिया PSL में, और बैटिंग को भी सहारा दे। सो इमाद वसीम इज गोइंग टू बी देयर। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, प्रोग्राम स्कोर के मेज़बान याया हुसैनी। याया, मतलब जब हम ये पहले थे, कुछ और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से भी हमारी बात हो रही थी, बहुत सारे लोग इस बारे में एंथुजियास्ट थे। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई ये क्या है, एक दफ़ा आपने ऐलान कर दिया तो ये दरवाज़ा ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि आप जब दिल चाहे खोल लें। कैसे ये दरवाज़ा दोबारा खुला या उन्होंने खोला, और दूसरी तरफ से भी काजी आ जाओ अंदर, आ जाओ दोबारा। सबसे पहले तो हुमा और अब्दुल्ला अस्सलाम वालेकुम। और आपने जो बात की है इमाद वसीम के हवाले से, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा इमाद वसीम के हवाले से, वो क्रिकेट बोर्ड को ये कह रहे हैं कि आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। वही लोग हैं, वही क्रिकेटर हैं जो टीम के साथ थे, जिन्होंने इमाद वसीम के साथ मसाइल खड़े किए। अनारकली को जिस तरह दीवार में चुनवा दिया गया था, उस तरह दीवारें ऊंची कर दी गई इमाद वसीम के लिए। इमाद वसीम तो वही है, इमाद वसीम की फिटनेस तो वही है, इमाद वसीम तो शायद 2-1 साल मजीद बड़े हो गए हैं। लेकिन बात दरअसल ये है कि सोच तब्दील करने की जरूरत है। एक मरतबा फिर आप पीछे मुड़कर देख रहे हैं, आपकी क्रिकेट आगे जा रही है या आपकी क्रिकेट पीछे जा रही है, ये सवाल इस वक्त इमाद वसीम की रिटायरमेंट की बात उभरने लगा है। आपने PSL के 9 एडिशन करा लिए हैं। अब्दुल रज़ाक ने कुछ अर्से पहले कहा था कि हर सीजन में वही चेहरे आपको दिखाई देते हैं, आप जिन नए लड़कों को मौका देते हैं उनकी परफॉर्मेंस आप मुझे बता दीजिए। ख्वाजा नाफी ने एक इनिंग खेली, उसके बाद अंधेरा नजर आया। आपके पास लेकर आए बड़े मान से, बड़ी चाह से मोहम्मद हारिस विकेट कीपर को, उनके बल्ले पर गेंद नहीं आ रही। आप एक बार फिर पीछे मुड़कर देख रहे हैं। इस इमाद वसीम को आपने मोहम्मद नवाज पर कितनी बार कुर्बान किया। आपने इमाद वसीम को कराची किंग्स की कप्तानी से हटवा दिया इसलिए कि बाबर आजम को आप कप्तान बनाना चाहते थे। लेकिन आज आपको याद आए वही इमाद वसीम, और आज इमाद वसीम ने एलिमिनेटर 1 में मैन ऑफ द मैच लिया, एलिमिनेटर 2 में मैन ऑफ द मैच लिया। आप कह रहे हैं कि टीम पॉलिटिक्स का और मैनेजमेंट की पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं? एब्सोल्युटली, बिल्कुल कोई शक को शुबे की गुंजाइश नहीं। एक छोटा सा वाकया मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इमाद वसीम के साथ कहानी शुरू कहां से हुई थी? हाँ, यही मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या किसी को ऐसे इनसे क्या बुग़्ज़ और क्या इनाद डेवलप हो गया कि भाई उन्होंने रिटायरमेंट ही ले ली? अच्छा, हुआ ये कि जब आपको याद होगा कि एहसान मानी साहब आए पिछली हुकूमत में, जो इमरान खान साहब 6 टीमों का कॉन्सेप्ट लेकर आए, बड़ी बुलंदो बांधा हुए, क्रिकेट को तब्दील कर देंगे, क्रिकेट में जो है वो बस उल्टी नदियां बहने लग जाएंगी। तो हुआ ये कि वसीम को, मोहम्मद वसीम को चीफ सिलेक्टर बनाया गया, आउट ऑफ द बॉक्स नोवेयर। और वो मोहम्मद वसीम जो थे, उन्होंने एक दिन इमाद वसीम को, जो हमारी इत्तलात हैं, कि फोन किया और उनको कहा कि जी आप इस्लामाबाद की डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तानी कर रहे हैं, छोड़ दें कप्तानी, स्टेप डाउन कर जाएं। उन्होंने कहा क्यों मैं कर जाऊं स्टेप डाउन, मैं तो कप्तान हूं। तो उन्होंने कहा कि यार मैं चाहता हूँ शादाब खान कप्तान बन जाए। तो उन्होंने कहा आप क्रिकेट बोर्ड को कह दें, आप चीफ सिलेक्टर हैं, कि वो शादाब को कप्तान बना दे, मुझे हटा दे। उन्होंने कहा नहीं मैं आपसे कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा भाई आप कौन होते हैं? बस यहाँ से मैच पड़ गया। और उसके बाद फिर आपने देखा वो इमाद वसीम जिसने हेडिंगले लीड्स के ओवर पाकिस्तान को अफगानिस्तान के खिलाफ एक हारी हुई बाजी जितवा दी थी, वो इमाद वसीम जो कि पाकिस्तान क्रिकेट में एक बाएं हाथ के बॉलर की हैसियत से नई गेंद के साथ अपना एक मुकाम रखते हैं, उनको किस तरह दीवार से लगाया गया। आज आपके पास बाबर आजम है, आज आपके पास मोहम्मद रिजवान है, आज आपके पास नसीम शाह फिट होकर वापस आ गए हैं, लेकिन आपको इमाद वसीम की याद सता रही है, क्योंकि आपको लगता है कि एक ऐसा खिलाड़ी आपको चाहिए कि जो गेंद भी डाल सकता हो, जो बैटिंग भी कर सकता हो। अब आपको ना उनके घुटने में दर्द नजर आ रहा है, ना आपको उनकी बढ़ती हुई उम्र नजर आ रही है, ना आपको उनकी फिटनेस के ऊपर सवाल है। तो बात दरअसल ये है जिन लोगों ने इनके साथ सियासत की, अब टीम में भी जाहिर है कुछ लोग होंगे, सिर्फ मैनेजमेंट में तो नहीं होंगे, उन्हीं के साथ दोबारा कैसे उनके साथ दोबारा कैसे खेलेंगे? उनके साथ दोबारा कैसे खेलेंगे? नहीं, इमाद वसीम को तो बहुत क्लैरिटी है ना। इमाद वसीम जो वापस आ रहे हैं उनको कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है, वो तो पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं, उनको नाम मिला, उनको मुकाम मिला। और जब क्रिकेट बोर्ड ने उनसे राब्ता किया तो उन्होंने यही कहा कि जी मैं पाकिस्तान के लिए आना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हूं। और आज उन्होंने ट्वीट भी कुछ ऐसा ही किया है। और आप इससे अंदाजा कर लें वो लाखों रुपए का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेंगे जब वो पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, और लेना भी नहीं चाहिए उनको। उनको दिखाना चाहिए उन लोगों को जो कि उनको दीवार से लगाना चाहते थे। उनकी 3-4 लीग्स 6 महीने के बाद, जून के
बाद लाइन अप है। और अगर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले भी लेते हैं तो उनको क्या फायदा हो जाएगा? बात दरअसल ये कि जून में तो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही खत्म हो जाएगा, मार्च खत्म होने को, अप्रैल शुरू होने को, 3 महीने का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेकर वो क्या करेंगे? तो वो ये पैगाम देना चाहते हैं सबको कि भाई मैं पाकिस्तान की वजह से हूं, मैं पाकिस्तान की वजह से खेलूंगा, मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कॉल किया है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं वापस आ रहा हूं। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आपने सुना होगा फॉर्म टेम्परेरी क्लास परमानेंट, तो इमाद वसीम पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों में हैं जिनको इंजमामुल हक ने 2019 वर्ल्ड कप में इसलिए टीम में शामिल किया था। उनको पता था कि ये जो हमारा क्राइटेरिया है फिटनेस का, उस पर इमाद वसीम पूरा नहीं उतरते, लेकिन उन्होंने मिकी आर्थर को कहा, उन्होंने सरफराज को कहा कि जी इनको आप थोड़ा सा स्पेस दीजिए, ये मैच विनर है, तो मैच विनर के लिए आप थोड़ा सा जो है वो स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। और इमाद वसीम ने हेडिंग लीड्स पर आप क्या टीम कॉम्पोजिशन विद इमाद वसीम क्या देख रहे हैं कि ऑब्वियसली हम चाहते हैं, हमारे इतने टूर्नामेंट्स हैं, फिर वर्ल्ड कप है, अब इमाद हैज़ डन स्पेक्टेकुलरली वेल, लेकिन एक्सपेक्टेशन उनसे मतलब एक स्काई रॉकेट एक्सपेक्टेशन भी होगी कि रिटायरमेंट छोड़ के अब वो वापस आए हैं तो ही हैज़ टू डिलीवर। और कोई 15 मेरा ख्याल है 15 तो T20 नहीं, वो कोई K2 पे चढ़ने नहीं जा रहे ना, आप उनके बारे में लंबा सोचिए। वो न्यूजीलैंड की सीरीज में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे और वो इंग्लैंड जाएंगे पाकिस्तान टीम के साथ और वो वर्ल्ड कप खेलेंगे। रिटायरमेंट वो इसी के ऊपर वापस ले रहे हैं। वो कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मांग रहे आपसे, वो कोई आपसे मराद नहीं मांग रहे, वो कोई आपसे लंबा मुआहिदा नहीं मांग रहे, क्योंकि उनकी जो लीग्स लाइंड अप है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो फिल करेंगे। लेकिन वर्ल्ड कप के लिए दस्तयाब होंगे, वर्ल्ड कप में होपफुली वो। तो ये भी इमाद उन्होंने खुद ही पिक एंड चूज किया कि जी ये और ये मैं करूंगा, इसी तरह नहीं, क्रिकेट बोर्ड ने उनको बुलाया ना। अच्छा, इन चीजों के लिए उनको बुलाया वर्ल्ड कप खेलने। अच्छा, आप ये बताते हैं रिजवान वाला क्या पहले मेरा ख्याल है आई रिमेंबर ही सेइंग कि भाई मैं 3 नंबर पे कंफर्टेबल नहीं होता, फिर बयान के जी मैं 3 नंबर पे तो मुझे खेलने पे कोई एतराज़ नहीं है, हर नंबर पे खेलने के लिए तैयार। बड़ी अच्छी बात कर दी आपने, बड़ी अच्छी बात कर दी। देखिए बात दरअसल ये है कि हमारी नंबर 1 जोड़ी है मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की, उनकी कंट्रीब्यूशन सबके सामने है, लेकिन एक सायम अयूब बीच में से निकल कर आए और हमको ऐसा लगा कि नहीं जी सायम अयूब जैसा प्लेयर चाहिए हमको खेलता हुआ, और आपने वो ओपनिंग जोड़ी तोड़ दी। ये है पाकिस्तान की क्रिकेट। देखिए बात दरअसल ये कि बाबर और रिजवान जिस तरह क्रिकेट खेलते हैं, जो उनका खेलने का तरीका कार है, वो बदलाव ला सकते हैं या नहीं ला सकते, लेकिन आपके पास फखर जमान है, आपके पास सायम अयूब है और आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा है। बाबर और रिजवान आपकी व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, फ्लेक्सिबल करें आप और उनको उनके नंबर के हिसाब से खिलाएं और कहीं फखर को मौका दें, कहीं सायम को मौका दें। अब आपने जो बात की है रिजवान नंबर 3 पर खेलेंगे, देखिए रिजवान एक ऐसे वाहिद प्लेयर है जो विकेट कीपिंग के अलावा फील्डिंग भी कर सकते हैं। हमारे पास कम ऐसे विकेट कीपर हैं जो फील्डिंग भी कर सकते हैं। Yeah, that's all the time we have. Thank you for being with us. अच्छा जी, अक्सर आपने सुना होगा जब ये कहा जाता है ना कि फलाह की तो शहजादियों वाली ज़िंदगी है, तो इसका मतलब ये होता है कि एक आइडियल ज़िंदगी है, ऐसी ज़िंदगी जो हर किस्म के गम, फ़िक्र, परेशानी से आज़ाद हो, जैसे कि प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट मिडल्टन की। लोगों को दूर से देख के तो यही लगता होगा केट बरतानिया के वली अहद शहज़ादा विलियम की अहलियाँ हैं, होने वाली मलिका हैं। 3 शहज़ादे और शहज़ादियों की माँ हैं, महलों में रहती हैं, मुलाजमीन की फ़ौज है, हर किस्म की सहूलत हासिल है, किसी शय की कमी नहीं, अज़दवाजी ज़िंदगी भी ठीक है। कहने का मतलब यह है कि बज़ाहिर कोई टेंशन नहीं है, एक स्मार्ट तंदुरुस्त खातून हैं, वज़न भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक शॉकिंग न्यूज़ इनकी मंजर आम से वैसे तो गायब होने के बारे में भी बहुत सी चेमागोइयाँ थीं, पूरी दुनिया में ग्लोबली एक खबर बनी हुई थी, लेकिन एक शॉक पूरी दुनिया को उस वक्त मिला जब उनका एक बयान कल सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो कैंसर में मुब्तला हो गई हैं। केट आपको पता है इज़ ओनली 42 ईयर्स ओल्ड। ये उनका वीडियो पैगाम एक सामने आया और अपने एक इंतहाई जज्बाती वीडियो पैगाम में इन्होंने ब्रिटिश जो मीडिया है, जो कौम है ख़ास तौर पे, उनको क्या कहा। और ऑनेस्टली सुनते हुए ना मेरा तो दिल ही हिल गया, बिकॉज यू डोंट रियली एक्सपेक्ट दैट। 2 महीने से वैसे ये पब्लिक अपीयरेंसेस नहीं दे रही, बिल्कुल उससे गायब थी और बड़ी स्पेकुलेशन हो रही थी कि किधर हैं। अच्छा, इनका तो ये कहना है ना कि यू आर नॉट अलोन, क्योंकि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, किसी को आप हंसते बसते भी देख रहे होते हैं, क्योंकि इनको तो ना किसी चीज़ की कमी है। एक होता है ना कि आपको खाने पीने की भी चीज़ें ठीक हो, रेगुलर चेकअप्स भी इंश्योर होते होंगे, अमीर भी डॉक्टरों के होते होंगे। एग्जैक्टली, ये तो रॉयल फैमिली है, इनके तो होते ही होंगे, लेकिन कैंसर कैन स्ट्राइक एनीवेयर एंड एनीवन। 3 इनके बच्चे हैं जो तमाम के तमाम बाय द वे 11 साल से कम है। सो 11 साल की कम उम्र 3 बच्चे अगर आपके पास हों, आपके हों, तो आप सोचिए
कि बच्चों को समझाना कितना मुश्किल होता बहुत है। मुश्किल है। अभी हमें ज्वाइन किया फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, CEO शौकत खानम अस्पताल। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपका? डॉक्टर साहब बड़ी ये एक हमें शॉकिंग न्यूज़ भी लगी, क्योंकि जब भी हम प्रिंसेस केट को देखते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, मतलब इट सीम्स लाइक शी हैज़ एवरीथिंग, कि जितने भी आप सेहतमंद नज़र आ रहे हो, जितना भी आपके पास पैसा हो, प्रोटोकॉल हो, प्रिविलेज हो, सब कुछ, कैंसर कैन स्ट्राइक एनीवेयर, और वही हम इस वक्त देख भी रहे हैं। आई थिंक इस वाक़े से, इस बात से ये वाज़ेह होता है कि ये मर्ज़ ऐसा है जो किसी को भी हो सकता है, और कई दफ़ा बिल्कुल बज़ाहिर सेहतमंद शख्स को भी हो रहा होता है। तो ये एक चैलेंज है, और कि इसकी डिटेक्शन कई दफ़ा इतने आसान नहीं होती, चाहे आप एक रॉयल फैमिली से ही हों। अच्छा, दर्जनों केसेस हैं, पाकिस्तान में भी आम है। कैसे ख़ुद को महफूज रखा जा सकता है? क्या कोई चेकअप्स हैं जो करवाते रहने चाहिए? हर आदमी अफोर्ड भी नहीं कर सकता, क्या करे इंसान? कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जिनकी अर्ली डिटेक्शन, यानी बर वक्त तशखीस या प्रिवेंशन, जिनको सिरे से बनने से ही रोका जा सके, वो हैं। सबसे पहला मैसेज जो मैं देना चाहूँगा इस सिलसिले में वो ये है कि तंबाकू का इस्तेमाल ना करें। अगर कोई दुनिया भर में सबसे बड़ी कैंसर की कॉज है कैंसर बनाने की, तो वो तंबाकू का इस्तेमाल है या सिगरेट का इस्तेमाल है। तो एक तो इससे इज्तनाब कीजिए, और अगर आप सिगरेट पीते हैं तो उसको छोड़ें, और फटाफट छोड़ें। चीज़ है, कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो बर वक्त तशखीस किए जा सकते हैं, और उनकी वक्त से तशखीस में कुछ फ़र्क पड़ता है, उनकी आउटकम में उनका इलाज बेहतर हो पाता है अगर जल्दी पकड़े जाए। जिसमें छाती का सरतान है ख़वातीन के लिए, सर्विक्स का कैंसर है, और उसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं कि एक जनरली हेल्थी लाइफस्टाइल, बैलेंस डाइट हो, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स ना हो, एक्सरसाइज करें, वज़न को कंट्रोल में रखें, ग़ज़ा वो खाएं जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एक मिक्स ऑफ चीज़ें हों, किसी चीज़ का भी बहुत ज़्यादा एक्सेस ना हो, फालतू ना हो। तो एक हेल्दी बैलेंस डाइट जो खुसूसन वेजिटेबल्स यानी सब्जियां और फल पे मुश्तमिल ज़्यादा हो, वो हमारे लिए बेहतर है कैंसर को प्रिवेंट करने में या कैंसर के चांसेस को कम करने में। केट को मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह, मतलब अगर केट मिडलटन को ही एग्जांपल बनाया जाए तो लगता है कि वो तो बिल्कुल परफेक्ट थी, उनको तो एटलीस्ट अपेरेंटली देख के नहीं लगता था हो पाएगा। लेकिन इलाज, रिकवरी बताएं। हाँ, रिकवरी भी बताएं, और बस यही है। किसी को अगर कैंसर हो जाए तो व्हाट शुड वन डू? चांसेस बड़े हैं, जिद्दत और साइंस की तरक्की की वजह से। मिसाल के तौर पे बच्चों के जो कैंसर्स हैं, आज से 50 साल पहले उनमें से जो रिस्पांस रेट्स थे 50%, 60% होते थे, आज 80-90% के करीब उनका रिस्पांस पहुंच गया है। इन अदर वर्ड्स, और इवन एडल्ट्स में बहुत से कैंसर ऐसे हैं जो लाइलाज तस्वर किए जाते थे, और आज बहुत अच्छी तरह से उनका इलाज हो जाता है। तो किसी भी सूरत में कसम पुरसी में जाने की बजाय अच्छे मेडिकल केयर का इंतखाब कीजिए, और इंशाल्लाह काफ़ी चांस होता है बेहतर और कंप्लीट क्योर का भी। इंशाल्लाह जी, बहुत चांस होता है। हमारे इर्द-गिर्द इतने लोग मौजूद हैं, कैंसर हुआ है, सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दैट इज़ इट। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। फैसल सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे, CEO शौकत खानम। दैट इज़ इट फॉर टुडे। We'll see you tomorrow.